अक्सर हम जब चुनावों की बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही अजीब सी मतलब एक हैरान कर देने वाली स्थिति सामने आती है। सोच कर देखिए कि चुनाव का दिन है। सबसे अहम दिन लोकतंत्र का। बिल्कुल। एक आम नागरिक सुबह सुबह उठता है, पूरी तैयारी करता है, अपना वोटर आईडी कार्ड निकालता है और पूरी जिम्मेदारी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचता है वोट डालने के लिए। हाँ, और वहां जाकर उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। हाँ यार, मतलब वहां पहुंचकर अचानक उसे पता चलता है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। नाम पूरी तरह से गायब है। बिल्कुल, जैसे वो इंसान कभी था ही नहीं उस इलाके में। सही कहा। और जब वो परेशान होकर वहां मौजूद अधिकारियों से इसका कारण पूछता है, हम्म। तो वो अधिकारियों से एक बहुत ही अजीब और एकदम तकनीकी सा शब्द पकड़ा देते हम्म। हैं। वो कहते हैं कि आपकी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। हाँ, तार्किक विसंगति, जो कि सुनने में इतना भारी शब्द लगता है। एकदम, मतलब एक आम आदमी को तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या बीमारी है। इफ यू एंजॉय सच डीप एक्सप्लेनेशंस, चेक आउट माय यूट्यूब चैनल IAS Zen फॉर कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड स्मार्ट लर्निंग। क्योंकि आज के हमारे इस डीप डाइव का मकसद ही यही है। बिल्कुल। और हमें इस शब्द की गहराई में जाना ही होगा। हाँ, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पक्ष या पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम पूरी तरह से उन संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं पर बात कर रहे हैं जिनका पालन, या अगर मैं स्रोतों की मानूं तो जिनका उल्लंघन चुनाव आयोग यानी ECI द्वारा किया गया। सही कह रहे हैं आप। और हमारे सामने जो रिसर्च और मीडिया रिपोर्ट्स के स्रोत हैं ना, वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये कोई एक दो लोगों की परेशानी नहीं है। मतलब ये बड़े पैमाने पर हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर। हाल ही के चुनावों में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में लाखों वास्तविक मतदाताओं के साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। बाप रे, लाखों लोग। हाँ, हाँ। एक झटके में लोगों का वोट देने का जो सबसे बुनियादी अधिकार है ना, वो छीन लिया गया। और वो भी एक ऐसे आधार पर जिसे समझना एक आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हम्म। मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले हिस्से को ही डिकोड करना चाहिए। बिल्कुल, यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। क्योंकि देखिए, आमतौर पे जब वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटता है तो कारण बहुत ही ऑब्वियस होते हैं, जैसे कि इंसान उस पते पर अब नहीं रहता। या फिर दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई है। बिल्कुल। या नाम डुप्लीकेट है। हाँ, ये सब तो बहुत ही वैध कारण है। पर हमारे सोर्सेज बताते हैं कि चुनाव आयोग ने जो ये नया शब्द इजाद किया है ना, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एक रहस्य है। बिल्कुल। मतलब अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी पुराने क्लब के मेंबर हों। अच्छा। हाँ, और अचानक से आपकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाए, और जब आप पूछें क्यों, तो वो किसी ऐसे नियम का हवाला दें जो क्लब की रूल बुक में पहले कभी था ही नहीं। अरे वाह, ये एनालॉजी तो काफी सटीक बैठती है इस पूरी स्थिति पर। है ना? हाँ। और सबसे बड़ी बात कि मेंबर्स को कोई सफाई देने का मौका भी ना मिले, बस बाहर कर दिया। बिल्कुल यही हुआ है। अगर हम लीगल एनालिसिस को देखें जो हमारे पास मौजूद है, तो जो बात सबसे पहले सामने आती है वो ये है कि चुनाव कानूनों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम की किसी स्पष्ट कैटेगरी का कोई जिक्र ही नहीं है। क्या बात करें, मतलब कानून में ये शब्द ही नहीं है? जी हाँ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्रोतों का तर्क है कि ये मुख्य रूप से ECI द्वारा खुद का बनाया गया एक शब्द है। तो एक अस्पष्ट शब्द बनाकर उन्होंने इतने सारे नाम काट दिए। बिल्कुल। और इस एक शब्द की आड़ में जो समस्या पैदा हुई है, उसका स्केल बहुत ही विशाल है। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में लगभग 91 लाख। एक सेकंड, 91 लाख? हाँ, 91 लाख वास्तविक मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया पश्चिम बंगाल में। और बिहार में ये आंकड़ा लगभग 64 लाख था। ये तो मतलब ये तो कई छोटे देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को सिस्टम से रातों रात बाहर कर दिया गया। लेकिन एक बात बताइए, क्या लीगल सिस्टम में या हमारी न्यायपालिका में किसी ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया? इतने सारे लोग गायब हो गए लिस्ट से। नहीं, सवाल बिल्कुल उठे। मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। अच्छा, तो कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रभावित वोटर्स को वापस लिस्ट में लाने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने का एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया दिया था। ट्रिब्यूनल? मतलब एक अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा कुछ? हाँ, कोर्ट का सोचना था कि एक अलग ट्रिब्यूनल होगा तो वो तेजी से इन मामलों को सुनेगा और जिनका नाम गलती से कटा है उन्हें तुरंत वापस लिस्ट में डाल देगा। ये तो काफी लॉजिकल समाधान लगता है। तो क्या इससे लोगों को राहत मिली? दुर्भाग्य से जमीनी हकीकत में वो आइडिया बिल्कुल काम नहीं आया। अरे, ऐसा क्यों? ट्रिब्यूनल्स तो इस तरह के विवादों को सुलझाने के लिए ही बनाए जाते हैं ना। मैं यहीं थोड़ा रुकना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि ये फेल कैसे हो गया।
देखिए, ट्रिब्यूनल तब काम करता है जब सिस्टम में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो। यहाँ ईसीआई ने जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चलाई थी, उसने जमीनी स्तर पर इतनी भयानक अव्यवस्था पैदा कर दी थी। मतलब पूरा सिस्टम ही बैठ गया था। हाँ, एक तरह का पूरा मेस बन गया था। आप खुद सोचिए, क्या कोई भी ट्रिब्यूनल 91 लाख लोगों के दस्तावेजों को एक-एक करके मैन्युअली चेक कर सकता है? नहीं, व्यावहारिक रूप से तो ये बिल्कुल असंभव है। इसमें तो सालों लग जाएंगे। बिल्कुल। पूरी प्रक्रिया ही बुनियादी रूप से उलझ गई थी क्योंकि हटाने का जो आधार था, वही किसी को स्पष्ट नहीं था। तो अगर हम इस उलझन की जड़ में जाएं, आखिर इन लाखों वोटर्स को हटाने का मूल आधार क्या बनाया गया था? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब ईसीआई ने किस बात को लेकर ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी निकाली? किसी चीज पर तो वो पॉइंट कर रहे होंगे ना कि भाई ये कागज कम है या वो कागज कम है। व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर इज कि हमारे स्रोत बताते हैं कि ये पूरा विवाद अंततः नागरिकता साबित करने की बहस पर आकर टिक जाता है। नागरिकता? लेकिन चुनाव आयोग का नागरिकता से क्या लेना देना? यहीं पर सारा पेच है। अगर हम भारत के संविधान के आर्टिकल 326 को देखें, तो ये स्पष्ट रूप से कहता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो वोटर बनने का हकदार है। ओके, तो इसका सीधा सा मतलब है कि नागरिकता ही वोटर बनने की सबसे पहली और सबसे बुनियादी शर्त है। एकदम सही। बिना नागरिकता के आप वोटर नहीं हो सकते। अब यहाँ से असल संवैधानिक टकराव शुरू होता है। कैसा टकराव? करने के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे और कौन से नहीं। ये बात तो पूरी तरह से लॉजिकल लगती है। हर मंत्रालय का अपना एक निर्धारित काम है। अगर नागरिकता का मामला है तो वो गृह मंत्रालय ही तय करेगा। चुनाव आयोग का इसमें क्या काम? लेकिन हमारे लीगल सोर्सेज जो पॉइंट आउट करते हैं, वो सच में बहुत हैरान करने वाला है। क्या हुआ ऐसा? हुआ ये कि गृह मंत्रालय ने नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों की ऐसी कोई स्पष्ट लिस्ट जारी ही नहीं की थी। अच्छा, तो फिर ईसीआई ने क्या किया? इसके बजाय ईसीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, जिसे कानूनी भाषा में हम यूजर्पिंग द पावर या शक्तियों का अतिक्रमण कहते हैं, खुद ही दस्तावेजों की एक लिस्ट जारी कर दी। वेट, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना है, नागरिकता तय करना नहीं। बिल्कुल। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि प्रशासनिक सुविधा के लिए ईसीआई ने खुद ही लिस्ट निकाल दी। लेकिन आम लोगों के पास अपने कुछ ना कुछ पहचान पत्र तो होते ही है ना? होते तो हैं। जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, या सबसे बड़ी बात, खुद चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड तो होगा ही ना, जिससे लोग इतने सालों से वोट डालते आ रहे हैं। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। क्या मतलब? हमारे पास मौजूद स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ईसीआई ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहाँ तक कि खुद अपना जारी किया हुआ फोटो वोटर आईडी कार्ड भी नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। क्या आप मजाक कर रही हैं? चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि उनका खुद का जारी किया हुआ वोटर आईडी ये साबित नहीं करता कि वो इंसान वोटर होने के लायक है। जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि यार कोई नामी यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट को डिग्री दे दे, और जब वो स्टूडेंट उसी यूनिवर्सिटी में नौकरी मांगने जाए तो यूनिवर्सिटी कहे कि हम इस डिग्री को नहीं मानते। हाँ, बहुत ही अजीब सी बात है। ये बात तो पूरी तरह से बेतुकी लगती है। क्या ईसीआई ने इसका कोई लॉजिकल कारण दिया कि वो अपने ही कार्ड को क्यों नहीं मान रहे? तकनीकी रूप से उनका तर्क ये होता है कि वोटर आईडी सिर्फ एक इलेक्टोरल डॉक्यूमेंट है। इलेक्टोरल डॉक्यूमेंट। हाँ, मतलब जो समय समय पर अपडेट होता है और ये नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। लेकिन इसका जमीनी असर क्या हुआ लोगों पर? जमीनी असर बहुत भयानक था। ग्रामीण इलाकों के लोग जो आमतौर पर पीढ़ियों पुराने दस्तावेज सहेज कर नहीं रखते, वो अचानक से पैनिक में आ गए। जाहिर सी बात है। वो उन खास पुराने दस्तावेजों को ढूंढने के लिए दर दर भटकने लगे जो ईसीआई ने अपनी नई और बहुत ही सख्त लिस्ट में मांगे थे। बिल्कुल, मतलब भारत के कई हिस्सों में बाढ़ आती है, लोग विस्थापित होते हैं। एक आम ग्रामीण इंसान के लिए अचानक से 40-50 साल पुराने जमीन के कागजात या जन्म प्रमाण पत्र पैदा करना व्यवहारिक रूप से तो नामुमकिन ही हो जाता है। एकदम सही।
और जो लोग ये पुराने और जटिल दस्तावेज नहीं दे पाए, उन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का टैग देकर वोटर लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया। बिना ये देखे कि वो व्यक्ति पिछले 20 सालों से उसी गांव में रहकर वोट डाल रहा है। बिल्कुल, उसकी पूरी हिस्ट्री इग्नोर कर दी गई। यार, जब सिस्टम इस तरह से काम करता है ना, जहां नियम अचानक बदल दिए जाएं और ऐसी चीजें मांगी जाएं जो देना संभव ही नहीं है, तो एक आम नागरिक सच में बहुत असहाय महसूस करता है। हाँ, वो तो है। इस तरह की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के ग्रे एरिया में अपने अधिकारों को समझना किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। और इसी भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए नियमों और कानूनों की सही समझ होना बहुत जरूरी है। Exactly. And to decode these exact kinds of complex, systemic puzzles, the right resources are crucial. Also on ISN, I regularly share detailed videos, handwritten notes, and strategies that make learning much easier. ताकि ऐसे जटिल संवैधानिक मुद्दे और कानूनी पेज हर किसी को आसानी से समझ आ सके। सही जानकारी ही बचाव है, क्योंकि अगर हम इस केस में कानूनी पहलुओं की और गहराई में जाएं, तो लीगल एक्सपर्ट्स एक और बड़ी बात बताते हैं। वो क्या? वो बताते हैं कि ये सिर्फ गलत दस्तावेज मांगने का विवाद नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया, यानी ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का तरीका था ना, यही कानूनी नियमों की अनदेखी पर खड़ा है। तो चलिए उन कानूनों के मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं। नियमों की अनदेखी आखिर हुई कैसे? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट इसमें क्या कहता है? देखिए, हमें दो प्रमुख कानूनों के मैकेनिज्म को समझना होगा। पहला है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 21, ठीक है। और दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का रूल 25। ओके, तो ये दोनों कानून करते क्या हैं? ये दोनों कानून वोटर लिस्ट की रिवीजन, यानी उसमें संशोधन या सुधार की जो प्रक्रिया है, उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। मुख्य रूप से दो तरह के रिवीजन होते हैं। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। पहला रिवीजन कौन सा है और वो कैसे काम करता है? पहला है समरी रिवीजन, यानी संक्षिप्त संशोधन। इसके तो नाम से ही पता चलता है कि एक तेज और छोटी प्रक्रिया है। मतलब ये कब किया जाता है आमतौर पे? ये आमतौर पर किसी आम चुनाव या उपचुनाव से ठीक पहले होता है। इसका काम पूरी लिस्ट को बदलना नहीं होता। तो फिर क्या होता है इसमें? बस मौजूदा लिस्ट को थोड़ा अपडेट करना होता है। जैसे जो युवा नए 18 साल के हुए हैं, उनका नाम जोड़ना, या जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम हटाना। समझ गया। तो मतलब इसमें बहुत गहराई में जांच नहीं होती? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब ये सिस्टम का एक रेगुलर अपडेट है, जैसे फोन में कोई छोटा सा सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल करना हो। और दूसरा रिवीजन कौन सा है? दूसरा है इंटेंसिव रिवीजन, यानी गहन संशोधन। और ये पूरी तरह से एक अलग जानवर है। अलग जानवर मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है? बहुत ज्यादा। ये तब होता है जब चुनाव आसपास ना हो, यानी गैर चुनावी वर्षों में, या जैसे हम पीस टाइम कहते हैं। पीस टाइम में क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत व्यापक होती है। इसमें वोटर लिस्ट को लगभग सिरे से तैयार किया जाता है। सिरे से मतलब घर भर जाकर? हाँ, अधिकारी हर घर में जाते हैं, गहरी पूछताछ होती है, क्रॉस रेफरेंसिंग होती है, फिर एक ड्राफ्ट लिस्ट छपती है, लोगों से आपत्तियां मांगी जाती हैं। बाप रे, इसमें तो बहुत समय लगता होगा। बिल्कुल, इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने या कभी-कभी साल भर भी लग जाता है। Here is where it gets really interesting. अगर इंटेंसिव रिवीजन एक इतना लंबा काम है जो शांति के समय होना चाहिए, तो जो राज्य हमने शुरुआत में गिने थे, बिहार, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, वहां तो उस वक्त चुनाव बिल्कुल सिर पर थे। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने, और यही हमारे लीगल सोर्सेज की सबसे बड़ी आपत्ति है। तो ईसीआई ने क्या किया? ईसीआई ने चुनाव वाले राज्यों में चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले ही ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी एसआईआर शुरू करवा दिया। लेकिन ये तो सरासर गलत है ना? हाँ, ये कानून की मूल भावना और पिछली स्थापित परंपराओं का स्पष्ट उल्लंघन बताया जाता है। कानूनों की अगर हम कंबाइंड रीडिंग करें तो ये बिल्कुल साफ है कि चुनाव से ठीक पहले सिर्फ समरी रिवीजन किया जाना चाहिए। तो अगर मैं इसे एक सिस्टमैटिक एनालॉजी से समझाऊं, ये तो कुछ ऐसा हुआ कि जिस दिन बैंक को अपने लाखों कर्मचारियों की सैलरी प्रोसेस करनी है, हाँ, ठीक उसी सुबह बैंक का आईटी डिपार्टमेंट सर्वर का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदलने बैठ जाए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने। अव्यवस्था तो होनी है। जाहिर है, आप चुनाव से ठीक पहले इतनी जल्दबाजी में एक ऐसी प्रक्रिया कैसे चला सकते हैं जिसके लिए महीनों के शांतिपूर्ण समय की आवश्यकता होती है। और देखिए, वो अव्यवस्था सिर्फ समय की कमी से नहीं आई थी। अच्छा, और क्या कारण था? सोर्सेज बताते हैं कि ये जानबूझकर या लापरवाही से किए गए फैसलों का भी परिणाम थी।
इसका एक बहुत बड़ा सबूत है रूल 8 का उल्लंघन। ये रूल 8 क्या है और ये जमीन पर कैसे काम करता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स का रूल 8 बहुत ही प्रैक्टिकल और इंसानियत से भरा है। वो कैसे? ये कहता है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO को घर घर जाकर जानकारी जुटानी होती है। और सबसे अहम बात जो इस कानून में लिखी है हाँ, वो ये है कि घर के सदस्यों द्वारा अपनी बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी यानी अपनी सर्वोत्तम क्षमता से जो भी जानकारी दी जाए, ECI के अधिकारियों को उसे स्वीकार करना होता है। बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, ये फ्रेज तो बहुत पावरफुल है ना? है। इसका मतलब है कि कानून बनाने वालों को भारत की जमीनी हकीकत का पता था। उन्हें पता था कि दूर दराज के गांव में कम पढ़े लिखे या गरीब लोगों के पास हर तरह के परफेक्शन वाले दस्तावेज नहीं होंगे। बिल्कुल। वो जानते थे ये तो बात। जो वो अपनी पूरी ईमानदारी और क्षमता से बता रहे हैं उसे मानना होगा। एकदम सही। कानून का उद्देश्य ही लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करना है, उन्हें बाहर निकालना नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ECI ने जमीनी हकीकत में क्या किया? क्या किया? अधिकारियों ने इस बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी वाले नियम का बिल्कुल पालन नहीं किया। मतलब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। नहीं, उन्होंने अशिक्षित ग्रामीण लोगों से ऐसी तकनीकी जानकारी और ऐसे पुराने दस्तावेज मांगे जो उनके लिए जुटाना पूरी तरह से असंभव था। और जब वो अपनी सर्वोत्तम क्षमता के बावजूद वो खास कागजात नहीं दे पाए तो उन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के डस्टबिन में डाल दिया गया। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। इसी का नतीजा है वो 64 लाख और 91 लाख का जो डरावना आंकड़ा हमने देखा। यार ये कोई छोटी मोटी क्लेरिकल भूल नहीं है बल्कि एक भारी सिस्टमैटिक फेलियर है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा फेलियर। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इसे थोड़ा पीछे हटकर देखें, लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। एक बहुत ही बेसिक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। क्या इन प्रभावित लोगों को डिलीट करने से पहले कम से कम एक नोटिस दिया गया? मतलब क्या उन्हें किसी अधिकारी के सामने अपनी बात रखने या ये बताने की मोहलत दी गई कि भाई वो कागज क्यों नहीं ला पा रहे? लीगल एनालिसिस और मीडिया रिपोर्ट्स जो बात सामने रखती हैं वो सच में बहुत चिंताजनक है। इस जल्दबाजी में किए गए SIR के दौरान प्रभावित लोगों की कोई सुनवाई किए बिना ही उन्हें डिलीट करने का काम किया गया। बिना सुनवाई के? लेकिन ये तो नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। ऑडी ऑल्टरम पार्टेम, दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये तो कानून का सबसे बुनियादी नियम है ना। किसी इंसान का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार आप बिना उसकी बात सुने कैसे छीन सकते हैं? यही बात हमारे स्रोत भी बहुत मजबूती से उठा रहे हैं। ये सिर्फ कुछ वैधानिक प्रावधानों का नहीं बल्कि प्राकृतिक न्याय का खुला उल्लंघन है। विश्लेषकों का साफ मानना है कि प्रक्रियाओं को बाईपास करके या नियमों को अपने हिसाब से मोड़कर आप कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित नहीं कर सकते। ये बात तो है। लेकिन जब ऐसे बड़े सिस्टमैटिक या संवैधानिक उल्लंघन होते हैं ना, तो हमेशा एक आखिरी उम्मीद हमारी न्यायपालिका पर टिकती है। जी, सुप्रीम कोर्ट पर। तो जब ये पूरा मामला कि ECI गृह मंत्रालय का काम कर रहा है, बिना सुनवाई के नाम काट रहा है, जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो कोर्ट का रुख क्या रहा? उन्होंने कोई कड़ा एक्शन लिया? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और सच कहूं तो लीगल स्कॉलर्स और हमारे स्रोत इस बात पर काफी निराशा जताते हैं। निराशा क्यों? क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कोर्ट इस बड़े संवैधानिक सवाल को एड्रेस करेगा। बिल्कुल करना चाहिए था। कोर्ट को केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से पूछना चाहिए था कि नागरिकता तय करने के असली दस्तावेज क्या हैं और ECI अपनी मर्जी से दस्तावेजों को कैसे रिजेक्ट कर सकता है। क्योंकि संवैधानिक अधिकार तो गृह मंत्रालय का ही था ना। कोर्ट को वो लक्ष्मण रेखा तो स्पष्ट करनी चाहिए थी दोनों के बीच। बिल्कुल। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि कोर्ट ने इस ECI बनाम गृह मंत्रालय वाले मुख्य संवैधानिक मुद्दे को छुआ ही नहीं। छुआ ही नहीं तो फिर क्या किया? कोर्ट ने सिर्फ ECI से इतना अनुरोध किया कि क्या वो आधार कार्ड को भी एक प्रासंगिक दस्तावेज मानने पर विचार कर सकते हैं। क्या? बस इतना? बस इतना ही। मतलब जहां एक कड़ा निर्देश देकर पूरी गैर कानूनी प्रक्रिया को तुरंत रोकना चाहिए था, वहां सिर्फ एक अनुरोध किया गया। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी मूल बीमारी का इलाज करने के बजाय डॉक्टर सिर्फ एक छोटे से लक्षण पर बात कर रहा हो। हाँ। और लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी तरह की ढिलाई का नतीजा होता है कि लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी जैसी चीजें सिस्टम में अपनी पक्की जगह बना लेती हैं। और अंततः लाखों लोग चुनाव के दिन खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल। और उन्हें समझ भी नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या है। तो अगर मैं आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटूं, तो हमारे स्रोतों के आधार पर कहानी कुछ इस तरह बनती है कि जी,
सबसे पहले ईसीआई ने लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी नाम के एक नए और अस्पष्ट शब्द का इस्तेमाल शुरू किया, जिसका कानून में कोई जिक्र ही नहीं था। बिल्कुल सही। फिर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए खुद ही नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों की लिस्ट निकाल दी। शक्तियों का अतिक्रमण किया। हाँ, और हैरानी की बात यह रही कि खुद के बनाए वोटर आईडी कार्ड को भी नागरिकता के प्रमाण के रूप में नकार दिया। जी, और उसके बाद वो टाइमिंग की समस्या। बिल्कुल, चुनाव से ठीक पहले जब सिर्फ समरी रिवीजन होना चाहिए था, तब पूरी तरह से जल्दबाजी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर दिया गया। जो कि कानून का उल्लंघन था। और सबसे अंत में रूल 8 की बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी वाली भावना और प्राकृतिक न्याय को दरकिनार करते हुए बिना कोई सुनवाई किए पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में लाखों वास्तविक मतदाताओं को सिस्टम से बाहर कर दिया गया। ये सारांश इस पूरे मुद्दे की जटिलता को बहुत अच्छे से पकड़ता है। मुझे लगता है ये पूरी केस स्टडी एक बहुत बड़ा सबक है हम सबके लिए। बिल्कुल है। ये दिखाती है कि जब बड़ी संस्थाएं अपने तय वैधानिक दायरे से बाहर जाकर काम करती हैं और स्थापित नियमों की अनदेखी करती हैं, तो उसका खामियाजा सीधा जमीन पर खड़े एक आम नागरिक को ही भुगतना पड़ता है। और इसीलिए आज का हमारा ये डीप डाइव एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाता है। शुरुआत में हमने उस स्थिति पर बात की थी जहां एक व्यक्ति पोलिंग बूथ से खाली हाथ लौटता है। अब इसे एक बड़े कैनवस पर रखकर देखने की जरूरत है। सही कह रहे हैं। जिस संस्था का मूल काम ही एक लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना है, अगर स्रोतों के अनुसार वही संस्था बिना किसी सुनवाई के और तय कानूनों को दरकिनार करके ये तय करने लगे कि कौन नागरिक है और कौन नहीं, तो एक आम नागरिक की लोकतांत्रिक पहचान की रक्षा अंततः कौन करेगा? अगर रेफरी ही बिना नियम बताए खिलाड़ियों को खेल से बाहर करने लगे, तो उस खेल को कौन बचाएगा? क्या देश का न्याय तंत्र हमेशा इस तरह की संस्थागत ज्यादतियों पर सिर्फ अनुरोध करके अपनी आंखें मूंदे रह सकता है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हर उस इंसान को गहराई से विचार करना चाहिए जो लोकतंत्र और उसके काम करने के तरीके में दिलचस्पी रखता है। और ऐसे ही विचार उत्तेजक और गहराई से विश्लेषण किए गए विषयों के लिए हमसे जुड़े रहें। डू एक्सप्लोर IAS Zen ऑन YouTube फॉर मोर ऐसे ही पावरफुल एंड स्मार्ट कंटेंट। ज्ञान और सही समझ ही वो रोशनी है जो हमें सिस्टम की इन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज और जटिल कानूनी भूल भुलैया से बाहर निकाल सकती है। मिलते हैं अगली डीप डाइव में।